आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के सीरीज में हमने पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा और अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, क्या मतलब होता है हाइपर कंजुगेशन का, ये सारा चीज हम लोग इसमें समझेंगे। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर का मतलब होता है लार्जर, ग्रेटर, कंजुगेशन का मतलब अल्टरनेशन। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। देखिए ये है क्या आखिर, ये देखिए हाइपर कंजुगेशन, द परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। पहले ही मैंने बताया यह एक सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मूवमेंट होता है, इसके वजह से हम इसे इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहेंगे। व्हिच इन्वॉल्व्स, जो इन्वॉल्व करते हैं, जो शामिल करते हैं, जिसमें होता है, क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है ना। लोकेलाइजेशन का मतलब होता है इन रेस्ट और डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है इन मोशन, यानी कि मूवमेंट में होना। ठीक, किसके वजह से, तो यह वजह है ड्यू टू कंजुगेशन, ठीक है ना, कंजुगेशन के वजह से। किसके बीच, बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड या सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉनों के, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण से, इलेक्ट्रॉनों के डीलोकेलाइजेशन के कारण से जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, राइज होता है, उसको कहते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का अर्थ हो, इसको तोड़ करके लिखें तो हाइपर और कंजुगेशन दो अलग अलग टर्म आया। हाइपर का मतलब हाइयर या लार्जर, कंजुगेशन का मतलब रेगुलर अल्टरनेशन। अगर हम रेगुलर अल्टरनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है अल्टरनेशन, इस चीज को हम देखें। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, तो इस तरह से हम देख रहे हैं CH2, यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से जो है ना अल्टरनेशन हो गया। तो यह भी एक कंजुगेशन में, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड कंजुगेशन। लेकिन यहीं पर अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस ऐसे रहता, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। क्या कहते हैं इसको, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। इसी तरह का रहता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव चार्ज, तो इसको कहते हैं यहाँ पर क्या, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। तो ये सब इसी को कहते हैं हम लोग रेगुलर अल्टरनेशन की बात करते हैं, और यही कंजुगेशन। तो हम यहाँ से फिर से देखें तो एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, जिसमें क्या होता है, तो डीलोकेलाइजेशन होता है। किसका डीलोकेलाइजेशन, किसका डीलोकेलाइजेशन, तो सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स का। किसके वजह से, कंजुगेशन के वजह से। किसके किसके बीच, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब रही बात यहाँ पर एक टर्म आया डीलोकेलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझेंगे। तो आइए बताते हैं। ये एग्जाम्पल सब तो हो गया अल्टरनेशन के लिए। अब देखिए जरा, अब डीलोकेलाइजेशन को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, लोकेलाइजेशन। लोकेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लोकेलाइजेशन का मतलब होता है इन रेस्ट, यानी कि विराम में होना, रुका हुआ होना। और डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है, डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है इन मूवमेंट या इन मोशन, मोशन या मूवमेंट में होना, गतिमान होना। किसका, इलेक्ट्रॉन का। किस इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर बात की जा रही है सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं, तब तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं सिग्मा, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन का स्टडी करते हैं मुख्य रूप से हम लोग ऑर्गेनिक में, तो हमारे पास अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हमारे पास अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, देख लीजिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड और इसमें पाई बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें क्या होता है, एक सिग्मा और 2 पाई होता है। एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा और 2 पाई, आखिर ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लें। ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का अभी तो हमने समझ लिया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ से एक चीज हमें पता चला कि एक सिग्मा और 2 पाई होता है। थोड़ा सा इस चीज को भी देख लें, इसमें भी क्या सब चीजें होती है, कैसे कैसे। तो पहले ही मैंने बता रखा है आपको, जब बॉन्डिंग बता रहे थे तो बॉन्डिंग में एक चीज बता रखे हैं कि क्या है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स का हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ऑर्बिटल्स का साइडवेज ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है जिसको हम लैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, तो उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर मान लेते हैं कि खास करके इसमें हमारे पास कार्बन की बात होती है, कार्बन की बात होती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 1s2 2s2 2p2 ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसमें p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो देख सकते हैं p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। p ऑर्बिटल का शेप डम्बल शेप होता है उसी में इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड सेल यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल यही है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं 2s2 में s में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, लेकिन जब p की बात करते हैं तो इसमें 3 ऑर्बिटल होता है 2px 2py 2pz। अब यहाँ पर देखें तो यह एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये हुंस रूल का यूज करके थे ना हमने क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को भरा, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसी का जब हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s में वह भी अनपेयर्ड हो जाए, तब स्थिति ऐसी हो जाएगी, तब स्थिति यहाँ पर ऐसी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें अनपेयर्ड रह जाएगा, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, और ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड होकर के वैकेंट p ऑर्बिटल में चला जाएगा और यहाँ पर चला गया। इस स्थिति में देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इस स्थिति में 4 के 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हो तो इस स्थिति को हम जो बता सकते हैं यहाँ कि यहाँ पर बॉन्डिंग जो होगा 4 होगा, और इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, तो ये कार्बन का। और इस स्थिति में इसकी वैलेंसी 4 इसमें कंप्लीट होती है, लेकिन इसमें वैलेंसी जो है इसका मात्र 2 कंप्लीट होता है। अगर इस टाइम जो है ना बॉन्डिंग की बात होगी, अगर इस टाइम बॉन्डिंग की बात होगी तो अनस्टेबल स्पेसीज तैयार होगा, लेकिन इस टाइम बॉन्डिंग की बात होगी यहाँ पर 4 जो है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पर क्या है कि वैलेंसी यहाँ पर जो है ना कार्बन की 4 जो इस कंडीशन में एक्साइटेड स्टेट वाला कंडीशन में यह फुलफिल हो सकता है, ठीक है। अगर इस कंडीशन की हम बात करते ग्राउंड स्टेट, इसको हम क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट GS, तो इसमें मात्र क्या होता कि 2 ही इलेक्ट्रॉन के चलते जो है शेयरिंग होता और यहाँ पर CH2 टाइप का स्पेसीज बनता, जो क्या होता CH2 टाइप का अनस्टेबल होता। लेकिन यह क्या है, यह स्टेबल होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी को यही जो है ना फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया कि ऑर्बिटल में देख सकते हैं कि चाहे वो s की बात हो चाहे यहाँ पर p की बात हो, तो सब में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है, ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग कर रहे हैं तो कैसे शेयरिंग करता है, क्योंकि ऑर्बिटल का तो अपना शेप होता है, तो s ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है और p ऑर्बिटल का डम्बल शेप होता है। अगर शेयरिंग करता है तो अगर हेड ऑन शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, हेड ऑन शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वहां से क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हेड ऑन शेयरिंग से। देख लीजिए जरा सा हेड ऑन शेयरिंग का, जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तो क्या है कार्बन के बीच की बात है, तो कार्बन के बीच की बात है तो यहाँ पर हम जो देखें ऐसे ये 2 डम्बल हुआ, ठीक है ना, तो इसमें इसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का, यूं कहें
तो हम ऐसे इसको जो ना देखें, ऐसे हम देखें इसको, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का और दूसरा इस ऑर्बिटल, यानी एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, और उसमें भी कैसा हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इसके वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वह केवल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कार्बन कार्बन के बीच हम बात करें, क्योंकि कार्बन का यह भी डबल शेप, यह भी डबल शेप, क्योंकि पी ऑर्बिटल की बात हम कर रहे हैं तो डबल शेप होता है। तो यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन का कैसे हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण से यहाँ पर बॉन्ड बना, तो इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अब यही पी ऑर्बिटल का दूसरा मोड है शेयरिंग का, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग का, यानी ओवरलैपिंग का। ये दूसरा मोड इस तरह क्या होता है, दूसरा मोड हम इस तरह का देखें, इस तरह का शेयरिंग होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग, इसको कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, या फिर कहते हैं इसको हम लोग लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल ओवरलैपिंग के कारण से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यानी पाई बॉन्ड का डबल बॉन्ड क्या कहें, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हेड ऑन की वजह से होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लैटरल। यही है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। और सिग्मा बॉन्ड भी बना तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ही बना, और पाई बॉन्ड भी बना तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से यानी साझेदारी से बना है। तो इसलिए इसी इलेक्ट्रॉन का ये सिग्मा बॉन्ड के जगह पर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के जगह पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का अगर क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। कहने का मतलब क्या, डीलोकेलाइजेशन की वजह से, डीलोकेलाइजेशन की वजह से क्या हो कि सिग्मा बॉन्ड के जगह पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड के जगह पर सिग्मा बॉन्ड का, तो यही क्या हो रहा है, तो इसको कह रहे हैं हम लोग क्या, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके किसके बीच में, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। इस तरह से हमने थोड़ा सा इस बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे हमारे पास क्या है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन की हम बात कर रहे थे, तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि अल्टरनेशन की बात करते हैं, तो हायर अल्टरनेशन, तो इसको हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। अब इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जैसे कि अभी हमने बॉन्डिंग के बारे में बात किया। बॉन्डिंग के बारे में देखिए हमने क्या बात किया, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसमें कहा गया कि सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, देयरफॉर इट डज नॉट डीलोकेलाइज जनरली। इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है वह क्या है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब क्यों है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अभी जो है ना मोड ऑफ ओवरलैपिंग का मैंने चर्चा किया, उसके हिसाब से बताते हैं सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है, और पाई बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड क्यों है सिग्मा के सामने। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वह कैसे है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से। अगर यही है, ये लोब इस तरह से अगर फंसते हैं तो यहाँ से इसको तोड़ना, इसको जन्म मोड़ना, यहाँ पर देखिए ये कितना स्ट्रॉन्ग बन गया है, ये स्ट्रॉन्ग बन गया। लेकिन हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो अगर एक पर अगर जो है थोड़ा सा जो है प्रेशर पड़ता है तो वो क्या होता है, फिसल सकता है, यहाँ से स्लिप कर सकता है। तो इसलिए पाई बॉन्ड का जो होता है साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फिसल रहा है, तो इसलिए यह क्या होता है, वीकर। लेकिन सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से होता है, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यह क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, यह स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और यह वीकर बॉन्ड है। इसी की चर्चा यहाँ पर की गई है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, देयरफॉर इट डज नॉट डीलोकेलाइज जनरली, बट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, मतलब अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, इसको कह रहे हैं कि अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड अंडरगोज डीलोकेलाइजेशन। सारे सिग्मा बॉन्ड नहीं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इतना हमें पता है, ठीक, वह इसके वजह से उसका डीलोकेलाइजेशन नहीं होता। तो फिर किस सिग्मा बॉन्ड का, क्योंकि हमने तो डेफिनेशन में ये चीज देखा, सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच। तो फिर कौन सा, तो इसलिए कहा गया कि वो कौन सा होना चाहिए, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा होना चाहिए। अब फिर से एक चीज आया कि अल्फा कार्बन हाइड्रोजन क्या चीज होती है, तो आइए समझते हैं इस चीज को। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर यह ग्रुप हो गया, क्योंकि अल्कीन भी एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप से जो डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, जो डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं।
तो अल्फा कार्बन से जो भी अटैच्ड हाइड्रोजन होगा उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का जो है ना डिलोकेलाइजेशन होता है उसके इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि पहले तो हम तो पढ़े कॉन्सेप्ट में कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो फिर उसका कैसे हो सकता है डिलोकेलाइजेशन। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज पता चला कि डिलोकेलाइजेशन कौन सा, सारे सिग्मा की बात नहीं यहाँ पर की जाएगी, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन वो जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो जरा सा ध्यान दें हम यहाँ, तो इसी की बात हम अगर कर लेते हैं, क्योंकि यह डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसलिए sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इस कार्बन की बात हम करते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ऐसा क्यों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह 4 सिंगल बॉन्ड से जो है अटैच्ड है यह कार्बन, तो इसलिए इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 है। और यह अल्फा कार्बन है, क्यों, क्योंकि ग्रुप से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और इसके पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है इससे डायरेक्ट, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन कितना 3। तो हमें यह समझना है कि अल्फा कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारा जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे, जहां पर हम लोग जो है ना बात करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज का हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ। तो अभी हमने ये सब चीज को जो देखा कि सिग्मा बॉन्ड तो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इसलिए इससे डिलोकेलाइज जनरली नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर से कौन सा सिग्मा बॉन्ड और उसके इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज होते हैं, तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अल्फा को पहचानना आसान है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 और sp नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और डायरेक्ट किसी ना किसी क्या है ग्रुप से वो अटैच्ड होना चाहिए। अब देखते हैं कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या कंडीशन, क्या क्या शर्तें हैं हाइपर कंजुगेशन के। तो देखो अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना, कि अल्फा कार्बन जो होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होगा वह अल्फा कार्बन होगा। इसके बाद है अल्फा कार्बन मस्ट हैव एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन हर हाल में होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, यानी अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। इसके बाद है अल्फा कार्बन शुड बी अटैच्ड विद sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी अल्फा कार्बन जो है उसे अटैच होना चाहिए sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी बताया था आपको, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आपको अभी बताया गया था इसके बारे में, देखिए इसके बारे में आपको बताया गया। ये क्या है sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और यहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसलिए ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसमें क्या कहा गया कंडीशन में कि अल्फा कार्बन को sp3 होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, चलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा कार्बन हुआ। दूसरा क्या कहा गया, अल्फा कार्बन मस्ट हैव एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इसके बाद है कि अल्फा कार्बन शुड बी अटैच्ड, अल्फा कार्बन को अटैच्ड होना चाहिए विद sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 देखिए ये कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, ठीक है ना, होना चाहिए, मोस्टली sp2, ठीक है ना, अधिकतर केस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड से ही जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद है रेजोनेंस शुड नॉट अकर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। अब क्या है रेजोनेंस, इसका तो एक अलग टॉपिक ही हमें पढ़ना है इसमें, तो हम आगे बात करेंगे रेजोनेंस का। बस और सब चीजें तो इसमें जैसे समझ में आ गई कि अल्फा कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन को किसी sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। sp3 कार्बन के लिए मैंने बता दिया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड रहेगा, sp2 के लिए बता दिया डबल बॉन्ड से अटैच्ड रहेगा, और sp के लिए क्या होता है, sp के लिए या तो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहे, चाहे दोनों तरफ ऐसे, चाहे दोनों तरफ यह कार्बन, दोनों तरफ यह कार्बन जो है यहाँ पर ये वाला कार्बन बीच वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, या भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन बीच वाला जो कार्बन है वह हमें दिख रहा है कैसा,
बीच वाला जो कार्बन दिख रहा है sp, क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड से, या तो ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन अटैच्ड हो, चाहे कोई कार्बन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो, उस स्थिति में यह क्या कहलाता है, तो यह sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाता है। अब इसका कंडीशन देखिए हाइपर कंजुगेशन का। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास यहां पर एक एग्जाम्पल, देखिए ये एग्जाम्पल क्या है, इस एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई नया एग्जाम्पल नहीं है, वही वाला एग्जाम्पल है। CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा वाला एग्जाम्पल। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पर तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, तो डिलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन कौन सा सिग्मा, तो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड। तो हम बात कर ले यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि यही अल्फा कार्बन है हमारा, ये है अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, इसलिए अल्फा H लिखा गया है। यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जो लिखा गया यहाँ, वो क्या लिखा गया है 3, और यहाँ पर इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp3 है, लेकिन बाकी ये सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये सब चीजें हमें पता। अब क्या करना है ना, डिलोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ का मान लेते हैं कि यहाँ का सिग्मा बॉन्ड जो है, यह गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो अगर यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन गया तो ऐसे समझिए कि ये ऐसे आया होगा, देखिए ये सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये ऐसे आया होगा और ये ऐसे चला गया होगा। इसके वजह से क्या हो गया कि यहाँ का सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पर चला आया, तो सिंगल बॉन्ड तो पहले से था ही यहाँ, और एक यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन के, यानी सिग्मा बॉन्ड के वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन के इधर आने की वजह से यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन जा करके कार्बन पर शिफ्ट हो गए, इसलिए वहां पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ से जो कार्बन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड पर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया ना, क्योंकि इस CH बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इसलिए देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन H+ के रूप में वहां पर स्थित है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था वह डिलोकलाइज होकर के कैसा बन गया, पाई बॉन्ड के रूप में बन गया। ठीक, जो पाई बॉन्ड था वो सिग्मा बन गया, जो देखिए जो डबल बॉन्डेड था वो क्या हो गया, सिंगल बॉन्डेड, जो सिंगल बॉन्डेड था डबल बॉन्डेड हो गया। इसी तरह से हम कहें कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, मूवमेंट होता है। ये तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ, तो ये पहला एक जो है हमारा स्पेसीज बना इस तरह से। अगर मान लेते हैं कि हमारा इस हाइड्रोजन के लिए ऐसा ही सेम ही चीज इस हाइड्रोजन के लिए होता, तो ये वाला बनता, इसको हमने कहा कि ये दूसरा जो है हमारा स्पेसीज बना। इसी तरह से ये जो नीचे वाला हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर ये नीचे वाला हाइड्रोजन, इसके वजह से अगर ऐसा होता तो हमें ये वाला H+ मिलता, और फिर से हमें ये स्पेसीज इस तरह से मिल जाता है। तो 3 टाइप का, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसलिए 3 टाइप का, मतलब 3 तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, 3 स्पेसीज मिला, कैसा, सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से बनाकर। अब इस तीनों को अगर हम एक स्ट्रक्चर में देखना चाहें तो उसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको देखते हैं हम तीनों को एक में, इसलिए देखिए अगर तीनों को हम एक में देखना चाहें तो देखिए तो हम क्या सब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो H है ही, ये डबल बॉन्ड है, इसके बदले हमारे पास था कैसा स्पेसीज, ऐसा देखिए H था यहाँ पर भी H था, नीचे भी H था। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआती दौर में क्या था, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड CH2 था, ऐसे था। अब हम क्या करते हैं, तो देखिए जरा, जब हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एक बार यहाँ का भी ये जो ऐसे सिंगल बॉन्ड था ना, एक एक करके सिंगल बॉन्ड जो है ना यहाँ से टूटा है, तो टूटा है, तो फिर इसलिए हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम डॉटेड करके लिखते हैं। तो देखिए इसको हम डॉटेड दिखाते हैं ऐसे, C
एच 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 ऐसे डॉटेड दिखाए। क्यों? देखिए एक बार ये हाइड्रोजन ऊपर वाला हटा तो ये स्पेसिस प्राप्त हुआ, बगल वाला हटा H तो ये स्पेसिस प्राप्त हुआ, नीचे वाला H हटा तो ये स्पेसिस प्राप्त हुआ। अब क्या है, इसलिए तीनों हाइड्रोजन एक एक बार करके हटा, इसलिए इसको डॉटेड से दिखाए। यहाँ पर देखिए तो जरा, कार्बन कार्बन के बीच पहले से सिंगल बॉन्ड था और इस कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड था। लेकिन बाद में क्या हम देख रहे हैं कि जहाँ डबल बॉन्ड था वहां पर सिंगल बॉन्ड आ गया है और जहां सिंगल बॉन्ड था वहां पर डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या, अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, इसकी बात करें तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यानी इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसलिए इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक इस तरह से डॉटेड दिखाया गया। और इसको क्या कहा गया कि इस तीनों स्ट्रक्चर के बदले अकेले एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसको हम RHS कहते हैं। शॉर्ट में कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ से रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब ये तो हो गए। अब यहाँ पर देखिए कि तीन स्पेसीज हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन का अलग अलग, तीनों हाइड्रोजन वाला जो कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, वहां से इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन की वजह से हमें तीन स्पेसीज प्राप्त हुआ यहाँ। तो इसके वजह से प्रत्येक स्पेसीज को एक नया नाम देते हैं जिसको कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका जो है एक नया नाम देते हैं जिसको क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 2 3, ठीक है ना, कितने हुए, वो उतने हुए जितने हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन थे। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखिए तो हमारे पास कितनी थी, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 थी। तो इसलिए 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हुए। और तीनों के बदले में अगर एक लिखा जाए स्ट्रक्चर तो उसे हम RHS कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि व्हेन वी कंसीडर अबाउट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर को शॉर्ट में CS से दिखा रहे हैं। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में। कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है वो तो पहले जो है अभी हम लोगों ने क्या देखा, इसमें देखिए 3 स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर, दूसरा ये स्ट्रक्चर, तीसरा ये स्ट्रक्चर, यही 3 स्ट्रक्चर क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये 3 ही क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करें कि व्हेन वी कंसीडर अबाउट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जब हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में कंसीडर करते हैं देन तब वी फाइंड सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट। तो हम क्या देखते हैं, इस सिग्मा बॉन्ड जो है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड जो है वो एब्सेंट हो जाता है। कैसे, देखिए कैसे एब्सेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए तो ये सेकंड वाला ही स्ट्रक्चर चाहे फर्स्ट वाला ही, यहाँ पर H प्लस के रूप में ऊपर रह गया है और बाकी देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या था, एक सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड था। लेकिन इसमें देख रहे हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इस दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यानी कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एब्सेंट हो गया है। यही चर्चा यहाँ पर की जा रही है क्या, कि सिग्मा बॉन्ड जो है अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्ड है वो एब्सेंट है। दैट इज दिस रेजोनेंस अकर्स एट द कॉस्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ऐसा यह जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है मतलब RHS की बात की है, ठीक, तो उसमें क्या कहा गया कि ये जो हुआ है वो सिग्मा बॉन्ड के कॉस्ट पर, उसकी कीमत पर हुई, यानी कि सिग्मा बॉन्ड वहां से हटा है तब जाकर के ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर और तीनों कैनोनिकल के बदले में एक RHS रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुआ। इसलिए इसको क्या कहा गया कि यहाँ पर रेजोनेंस अकर, यानी रेजोनेंस जो हुआ है वो एट द कॉस्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के कॉस्ट पर, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन वहां से त्यक्त हुआ है तब जाकर कैसा हुआ। देयरफॉर हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस हुआ लेकिन इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हुआ है बॉन्ड का। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो नोन एज बेकर एंड नाथन इफेक्ट। इसको बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यही 2 साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री में जिन्होंने ये सब चीज बताया इसके बारे में, हाइपर कंजुगेशन के बारे में, इसलिए हाइपर कंजुगेशन को बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज इट वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय देम, यानी इन्हीं दोनों के द्वारा सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन को एक्सप्लेन किया गया, इसलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन इज वीकर देन रेजोनेंस, रेजोनेंस से यह
वीकर होता है, क्योंकि रेजोनेंस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसमें बॉन्ड क्या हो रहा है, एब्सेंट हो जा रहा है। अब जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तब ये वाला टर्म ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाइपर कंजुगेशन तो देख रहे हैं, रेजोनेंस जब पढ़ेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट इससे आगे वाला, तो अपने आप जो है ना सारा चीज जो है ना क्लियर हो जाए, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का एक एग्जांपल मतलब एक टाइप जो है रेजोनेंस इफेक्ट। तो इतना पता चला हमें कि नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से हाइपर कंजुगेशन को जाना जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी हाइपर कंजुगेशन वीकर होता है रेजोनेंस के तुलना में। अब नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल्स का जो है ना हम डिस्कशन करते हैं और इसमें देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन। देखिए पहला जो है यहाँ पर देख लीजिए, यह मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी, हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन वही होगा जहां अल्फा हाइड्रोजन होगा। और नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या उतनी ही होती है जितना कि अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन 3 तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर 3, पिछला एग्जांपल में हमने देखा। अगर अल्फा हाइड्रोजन 2 तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2, अल्फा हाइड्रोजन 0 तो कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं और कोई हाइपर कंजुगेशन की बात नहीं होगी। इसमें जरा सा ध्यान दीजिए, ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब बताइए इससे तो ये तो खुद ही क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इससे तो कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ही नहीं यहाँ पर, तो अल्फा कार्बन एब्सेंट है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कितना 0, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना 0। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वहां पर नो हाइपर कंजुगेशन लिखेंगे, नो हाइपर कंजुगेशन यानी हाइपर कंजुगेशन नो। कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना, तो जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हाइड्रोजन 0 तो इसलिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर 0, इसका मतलब इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट पे हम बात करें, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब है हमारे पास क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि 3 इसके पास हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन इसका इस तरह से रहेगा, ये 3 हाइड्रोजन इसका इस तरह से रहेगा, क्योंकि कोई कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, यह क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन के पास यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन 3, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितने 3 हो गई। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन, यस। और नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना 3। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हम बात करें थर्ड वाला में, तो ये क्या है CH3 होल 2, CH3 होल 2 कहने का मतलब दो, किससे, इस कार्बन से, इस कार्बन से दो CH3 है, फिर डबल बॉन्ड CH2, ऐसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा अगर हम देखते हैं तो ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है sp2, लेकिन sp2 और sp वाला तो अल्फा नहीं होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वही अल्फा, यह भी अल्फा कार्बन होगा, यह भी अल्फा कार्बन होगा। तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई 3 3 6, इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी 6 हो गए। तो हाइपर कंजुगेशन तो होगा, क्योंकि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां पर क्या है हाइपर कंजुगेशन होगा, और इसलिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या भी कितनी 6, क्योंकि जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें तो ये क्या है CH3 होल 2, इस कार्बन से CH3 होल 2 का मतलब ये होगा, CH3 होल 2 का मतलब ये होगा कि इसके साथ कुछ देखिए 2 CH3 है इससे, इसके बाद CH CH3, ठीक है ऐसे। अब इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्डेड है, तो ये क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों तो अल्फा होगा नहीं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है ये है अल्फा कार्बन, इधर से ये हो गया अल्फा कार्बन, इधर से ये हो गया अल्फा कार्बन। इसके पास 3 हाइड्रोजन, 3 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 9, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी 9, इसलिए 9 हो गया अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। हाइपर कंजुगेशन यस, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर 9। नेक्स्ट, अब हमारे पास देखिए जो एग्जांपल है इसमें फिर क्या है, इस कार्बन से हम बात करें तो क्या है CH3
2 इधर CH3, फिर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर एक कार्बन और है डबल बॉन्ड C, इसके साथ CH3 होल 2 फिर से है, तो CH3 हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये sp2 है, हाइब्रिडाइज्ड हो गया ये sp2, लेकिन ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3, तो इसलिए ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये अल्फा कार्बन। इन सभी अल्फा के पास देखिए तो 3 हाइड्रोजन है, तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए, अल्फा हाइड्रोजन 12 हो गए। यहाँ पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर 12 हो जाएगा, और हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा, यस होगा, क्योंकि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, इस चीज को समझें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये है। अब इसमें अगर हम देखें तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये तो अल्फा नहीं होगा, लेकिन sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड ये अल्फा होगा, और इससे डायरेक्टली अटैच्ड sp3 वाला ये अल्फा होगा, ये नहीं, यही दोनों। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन 2, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन 3, तो टोटल मिलाकर कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5। अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन होगा, और जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें, इसमें हम देखते हैं क्या हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड H। अब बताइए sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो अल्फा कार्बन होगा नहीं, बचा इधर तो कार्बन है ही नहीं, ये सब तो हाइड्रोजन है। इसमें क्या है कि कोई भी अल्फा कार्बन है ही नहीं, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा, इसलिए नो हाइपर कंजुगेशन, नो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी 0 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की। इस एग्जांपल में हम देखें इसमें क्या है हमारे पास, इसमें है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड वाला। अगर इसमें आप देखो तो क्या है C ट्रिपल बॉन्ड C sp हाइब्रिडाइज्ड, या भी sp हाइब्रिडाइज्ड। हम जानते हैं अल्फा कार्बन क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो sp2 या sp से अटैच्ड हो। तो यहाँ पर देखिए इधर एक कार्बन दिख रहा है जो sp3 है, कैसे sp3 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन का 3 सिंगल बॉन्ड उधर बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, तो 4 सिंगल बॉन्ड वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसलिए ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी 3। इधर से तो यह अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन इधर है ही नहीं, क्योंकि ये तो sp2 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ना, तो इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां पर रेजोनेंस होगा, यस, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर 3। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, देखिए जरा सर CH3 है C डबल O H। यहाँ पर हम इसकी बात करें, यह देखिए डबल बॉन्डेड है, इसलिए क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये तो अल्फा होगा नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि 3 बॉन्ड H के साथ CH बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पर, 4 सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए अल्फा कार्बन ये कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3, हाइपर कंजुगेशन होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर 3। इसी तरह से हम इस एग्जांपल की बात करते हैं जो हमारे पास क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें अगर हम देखें, इसमें हम अगर देखते हैं तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो ये तो अल्फा होगा नहीं, लेकिन इस sp2 से हाइब्रिडाइज्ड ये अल्फा है, इधर से ये अल्फा है, टोटल मिलाकर के अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी 3 3 6, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी 6 हो गई, हाइपर कंजुगेशन होगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या भी कितनी 6 हो गई। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हमें क्या सब दिख रहा है। अगर इसमें हम बात करें तो जरा सा समझिए इसको, यहाँ पर C CH3 CH2 CH3, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर यह क्या है, यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन को हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड देखते हैं, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड इसको देखे थे,
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बोकेटाइन वाला सेप स्ट्रक्चर में देखिएगा आप, तो ये अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर ये अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन। रही बात इसके पास कितना हाइड्रोजन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन है एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, तीसरा बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड हुआ। क्योंकि कार्बन है इस कॉर्नर पर, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो होगा ना। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। देखो 3 2 5 1 6, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई इसमें, 6 हो गई। हाइपर कंजुगेशन होगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना 6 हो गया। तो ख्याल ये रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कार्बोकेटाइन पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज है, और यह भी जो है ना इसके तरह, यह अल्फा हाइड्रोजन की तरह, मतलब अल्फा कार्बन की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं, वहां पर जाकर के इसके सेप स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या है, CH3 C+। इसका मतलब क्या हो गया, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे 3 को CH3 लगा हुआ है, उसके साथ 3 CH3 लगे हुए हैं। और अभी मैंने बताया आपको क्या है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब लेकिन ये सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन है तो इसके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, कितने, 3 हाइड्रोजन, 3 6 हाइड्रोजन, 3 9 हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9। इसलिए देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, और इसके पास जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या भी 9 हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास क्या है। अब है 13 नंबर में CH3 CH2 CH2 प्लस। अब अभी हमने इस चीज का जिक्र किया कि यह क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो अल्फा नहीं होगा, इससे जस्ट जुड़ा हुआ यह जो है अल्फा है। कैसे है अल्फा, तो ऐसे समझिए, क्योंकि यह क्या CH2 है तो हम ऐसे इसको देख लें, ये CH2 प्लस, क्योंकि यह 4 सिंगल बॉन्ड से है जुड़ा हुआ, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यही अल्फा कार्बन है, यही क्या है, अल्फा कार्बन है। और ये अल्फा कार्बन के इसके पास कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2। अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन होगा, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या 2 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी, देखिए तो यहाँ पर यह साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पर यह CH2 प्लस, ये तो स्वयं जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यह अल्फा नहीं होगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर नहीं कुछ तो हाइड्रोजन 4 बॉन्ड हुआ, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, यह अल्फा कार्बन हुआ। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर मात्र 1, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 1 भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या, हाइपर कंजुगेशन होगा और कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या भी 1 होगी। अब नेक्स्ट देखिए ये एग्जांपल हमारे पास, देखिए ये एग्जांपल हमारे पास है, इस एग्जांपल को हम देखें, इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए तो जरा से इसकी हम बात करें, यह एक बेंजीन रिंग, इसके पास CH2, इसके पास देखिए कि CH3। अब जरा सा ध्यान दीजिए, इधर ये तो क्या है, डबल बॉन्ड में कार्बन है ना, इसलिए ये तो sp2 होगा, ये अल्फा नहीं होगा। लेकिन sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे, पहले बताया मैंने कैसे है, यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिए, CH2 था ना, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे लगा दीजिए, इस तरह से इसके पास कितने, इसके पास जो हम देख रहे हैं, इसके पास जो है 4 सिंगल बॉन्ड आ गए। CH2 है ना, ऐसे समझिए ना, यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, बेंजीन है, यहाँ पर CH CH3, तो 4 सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो जब यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो यह अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन हुआ, तो अल्फा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अल्फा, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
तो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा नहीं होगा, ये नहीं अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी 2। अरे हाइपर कंजुगेशन यस, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या कितने 2, जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है उतने ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, यह है यहाँ पर देखिए बेंजीन है, जैसे वही बात बेंजीन है तो इसका प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ख्याल ये रखना है, बेंजीन है तो इसका प्रत्येक कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऐसे समझिए ये हुआ बेंजीन, ठीक। अब इसी तरह की चीज है यहाँ पर, अब देखिए इसके साथ क्या है, यह बेंजीन वाला स्ट्रक्चर हो गया, प्रत्येक कार्बन चूंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसके साथ यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है ये कार्बन, इधर है CH3, इधर भी है CH3, इधर भी है CH3, तो अल्फा इसमें कौन हुआ, इसमें अगर हम देखें तो अल्फा जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड से जुड़ा हुआ डायरेक्ट, ये हुआ अल्फा कार्बन, लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास सब का सब कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी 0, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0, नो हाइपर कंजुगेशन, नो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी 0 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इस तरह से हमने इतने सारे एग्जांपल्स को देखा कि कौन हाइपर कंजुगेशन देगा और कौन हाइपर कंजुगेशन नहीं देगा। अब देखते हैं एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसको भी देख लें। देखिए CH3 होल 3 है तो कोई बात नहीं, होल 3 है तो इसका मतलब कि इस कार्बन के साथ 3 को, और यहाँ से हम देख रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH2, हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पर आप देखो ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यह भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp हाइब्रिडाइज्ड खुद अल्फा नहीं होता, इससे जुड़ा हुआ जो sp3 होता है वो होता है अल्फा। तो बताइए तो इससे जुड़ा हुआ क्या है, ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्योंकि इसके पास 4 सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया अल्फा कार्बन हो गया। इसके पास कितना हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन का है तो कार्बन से जुड़ा होगा, देखिए इधर भी कार्बन है, इधर भी देखिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन ये नहीं कि इसके साथ है, ये इस कार्बन के साथ है ये हाइड्रोजन, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 हो गई, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0, नो हाइपर कंजुगेशन, 0 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब आते हैं नेक्स्ट, अब इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, इस चीज को हम देखें। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ये एक अल्कीन है, और यहाँ पर देखिए यह कार्बोकेटाइन है। अब समझते हैं जरा से, अब इसकी कहानी समझते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ sp2, यह भी डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, यहाँ पर कार्बोकेटाइन sp2, ठीक। अब बचा यहाँ पर, अब ये कार्बन जो है इस पर ना तो डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड, ना पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या, ये अंडरस्टूड है कि जितना वैलेंसी इसका घट रहा है ये कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड होगा। बताइए 4 सिंगल बॉन्ड हो गया, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए क्या हो गया अल्फा कार्बन हो गया। तो अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड है 3, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3, हाइपर कंजुगेशन होगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या भी कितनी 3 हो गई। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि अभी तक हमने एग्जांपल देखा, एग्जांपल के माध्यम से जो इसका डेफिनेशन था, जो कंडीशन था, वो सारा चीज को हमने फुलफिल किया। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, क्या अनुप्रयोग है हाइपर कंजुगेशन के। तो पहला है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन की स्टेबिलिटी को हाइपर कंजुगेशन के माध्यम से समझा जा सकता है। कैसे, तो कहा गया मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मोर स्टेबिलिटी इज द अल्कीन, ठीक है ना, मोर स्टेबल इज द अल्कीन। जैसे ध्यान दीजिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा, जिस अल्कीन के पास वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसके पास आप देखो, इसके पास हम बात करें क्या है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्डेड है, अल्फा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा अल्फा, ये होगा अल्फा, ये अल्फा कार्बन 4 गो अल्फा कार्बन, प्रत्येक के साथ कितना 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। अगर इसमें हम देखें तो ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन हुआ, इसमें 1 2 3 अल्फा कार्बन दिख रहा है हमें, तो इसके पास जो है टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक। इसके बाद से इसके लिए अगर हम देखना चाहें, ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन हुआ, तो इधर ये अल्फा हो गया, इधर ये अल्फा, तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इसके पास अगर देखें तो ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ अल्फा एक ही है,
कार्बन, एक कार्बन जो अल्फा है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3। कहा गया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा। सब अल्कीन है क्योंकि सब में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए सब अल्कीन है, तो इसलिए ये अल्कीन जो होगा वह मोस्ट स्टेबल होगा इस एग्जांपल में। और यहाँ पर ये लिस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, उससे कम, फिर उससे कम, सबसे कम। दूसरा पॉइंट है एप्लीकेशन में, पहला तो हमने क्या देखा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, दूसरा क्या है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखिए कार्बोकेटाइन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बन पर अगर ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फिर से वही बात है, ग्रेटर द नंबर ऑफ, ध्यान दीजिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप की संख्या जितना ज्यादा रहेगा किसके साथ, अटैच टू अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, यानी जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से जितनी अधिक मात्रा में अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जितना अधिक मात्रा में अल्काइल रहेगा जुड़ा हुआ वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इट इज ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए, इसको क्या कहते हैं, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन आप कह सकते हैं, टर्ट ब्यूटाइल केटाइन, ठीक है। इसमें देखिए ये तो sp2 है मिडल, तो अल्फा ये हुआ, अल्फा ये हुआ, अल्फा ये हुआ, यहाँ पर 3 अल्काइल है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर देखिए कितना, 3 3 6 3 9। इसमें आप देखिए 2 अल्काइल है इसके साथ जुड़ा हुआ, अल्फा हाइड्रोजन कितना, 3 3 6। इसके साथ देखिए तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ एक अल्काइल है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 3 हो गई। और इसके पास कोई है ही नहीं, कोई दूसरा कार्बन, अदर कार्बन कुछ है ही नहीं, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0। यानी हम कह सकते हैं इसमें अल्काइल ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप की संख्या 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं। इसके पीछे का रीजन क्या कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, इसमें सबसे कम नहीं है, इसमें है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कहे यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट में क्या हमने क्या कहा कि जिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और यही वजह है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज्यादा होता है मिथाइल केटाइन से। ठीक है, इस तरह से स्टेबिलिटी का इसका रीजन ये हुआ। जब आप कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ रहे थे तो वहां पर यह रीजन जो है ना, सीधे हम लोग वहां पर क्या पढ़ लिए थे कि इसका ज्यादा होता है। अब उसका कारण यहाँ पर आकर के पता चल गया, किसके माध्यम से, हाइपर कंजुगेशन के माध्यम से। तो चलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यानी कि इसका अनुप्रयोग जो हो गया हाइपर कंजुगेशन का, पहला क्या पढ़े स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, दूसरा पढ़े स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अब तीसरा पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, इसमें भी वही बातें हैं, कोई अलग की बातें नहीं। जिसके पास क्या ज्यादा अल्काइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है ना, CH3 को मिथाइल ग्रुप कहते हैं, जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप, तो ये मोर स्टेबल हो गया। उसके बाद है 2 डिग्री में, उसके बाद से 1 डिग्री में, और इसमें तो है ही नहीं। ठीक, तो इसलिए हमने क्या देखा कि इसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप, तो इसलिए अल्फा कार्बन की संख्या ज्यादा, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। यानी इसके पीछे का रीजन क्या, अल्फा हाइड्रोजन, यानी जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन के थ्रू वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो इस तरह से ये जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो 2 डिग्री है, ठीक है ना, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री से 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है मिथाइल फ्री रेडिकल से। इस तरह से हमने क्या देखा कि हाइपर कंजुगेशन ये सेम टू सेम किसके जैसा है, तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के जैसा है। कार्बोकेटाइन में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, इसमें कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, बस इतना ही फर्क है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, कार्बोकेटाइन का हाइपर कंजुगेशन का जो ना अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन क्या क्या, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। इस तरह से हाइपर कंजुगेशन के बारे में कुछ जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर लिया।